नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्या होता है मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और सभी प्रश्नों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो आप लोग ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछे जाते हैं, विचार करने वाले निम्न प्रश्नों को पढ़िए इस टाइप से। तो दिया हुआ है कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र तैयार किया। कब? 1918 में। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 में छत्तीसगढ़ का एक मानचित्र तैयार किया और ये जो मानचित्र है आज जैसा हमारा छत्तीसगढ़ है बिल्कुल उसके ही सदृश था। इसी कारण से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का जो प्रथम स्वप्न दृष्टा माना जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई। तो देखो 1953 में क्या होता है, फजल अली जी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है जिसको नाम दिया गया फजल अली आयोग। इस आयोग का काम क्या था? भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन करना। तो ये काम सौंपा गया था फजल अली जी को। तो जो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने का जो मांग कर रहे थे, तो वो लोग जो है यहाँ पर फजल अली आयोग के समक्ष भी ये मांग रखते हैं कि भाई हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो अन्य राज्यों से पृथक है, हमको जो है अलग से एक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। तो ये जो है अपने 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष ये रखा गया था 1953 में। और फजल अली आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है सन 1956 में, मतलब कि 3 वर्ष बाद। तो क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है? नहीं होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को नवगठित मध्य प्रदेश प्रांत में मिला दिया जाता है। तो 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। तो देखो जो डॉक्टर खूबचंद बघेल है ना, जिनके नाम पर आज के समय में हमारे जो भूपेश बघेल सरकार है काफी सारी योजनाएं चला रही है, तो डॉक्टर भूपेश बघेल जी, इनका छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण जो आंदोलन था उसमें बहुत बड़ा योगदान था और इन्होंने ना बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की थी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के उद्देश्य से। लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बोल रहा है ना, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा स्थापित नहीं है। इसकी स्थापना की थी शंकर गुहा नियोगी ने। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये गलत हो जाएगा। जो डॉक्टर खूबचंद बघेल थे ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा और छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की थी। तो आपका 1 और 2 सही होगा, बाकी तीसरा वाला गलत होगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में जो भी चीज हुआ था, जो घटनाएं घटित हुई थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, और ये चीज पूछा भी जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में जो भी है ना पूरा जो इतिहास जो है उसको पूछा जाता है। तो सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। मध्य प्रांत जिसमें नागपुर जो महाराष्ट्र में है ना, नागपुर, तो नागपुर के आसपास का बहुत सारा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पूर्वी दक्षिण पूर्वी वाला भाग जो हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और छत्तीसगढ़, इन तीनों को मिलाकर के बनाया गया मध्य प्रांत। और मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले गठित किए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसके ठीक 1 वर्ष पश्चात अर्थात 1862 में इन 3 जिलों को, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर को मिलाकर के एक संभाग गठित किया गया जिसको नाम दिया गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ संभाग 1862 में अस्तित्व में आया। इसके बाद सन 1905 में क्या होता है कि जो हमारा जो बंगाल प्रांत है, मतलब कि भारत में जो बंगाल प्रांत है उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर पठार के कुछ देसी रियासतों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया जाता है और छत्तीसगढ़ के 5 देसी रियासतों को बंगाल प्रांत के उड़ीसा में शामिल किया जाता है। कब? 1905 में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कालाहांडी, पटना, बामरा, रैराखोल, सोनपुर, तो इन सब को जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में मिला लिया जाता है और छोटा नागपुर के पठार से
कोरिया रियासत, चांगभकार रियासत, सरगुजा रियासत, जसपुर रियासत और उदयपुर रियासत, इनका विलय छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सन 1905 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया। नहीं तो इससे पहले तक जो ऊपरी वाला जो भाग है ना, सरगुजा वाला जो भाग है, वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो ये 1905 की बात है। 1906 में हमारे छत्तीसगढ़ में एक जिला गठित किया जाता है, दुर्ग जिला। अच्छा, जो संबलपुर है ना, उसको 1905 में बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया था और 1906 में दुर्ग जिले का गठन होता है। इसके बाद 1918 में ये वाली घटना हुई थी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया था। इसके बाद सन 1924, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, सन 1924 में क्या हुआ था, रायपुर जिला परिषद की बैठक होती है रायपुर में, और यहां पर पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा, तो वहां पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अगर कभी यह पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में पहली बार किस सभा में, किस मीटिंग में बात रखी गई, तो वो था 1924 के रायपुर जिला परिषद में। बाकी तो लोग तो चलते फिरते ऐसी बात करते थे कि भाई हमारा अलग छत्तीसगढ़ होना है, लेकिन पहली बार किसी सभा में, किसी संस्था में, तो ये रायपुर जिला परिषद की बैठक 1924 में ये मांग उठाई गई। इसके बाद सन 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, और यहां पर पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में मांग रखी जाती है, मतलब कि पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग रखी जाती है। कब? 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। 1946 में क्या हुआ था, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया। कब? 1946 में। छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। जितनी भी संस्थाएं बनी है छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, वो अक्सर पूछी जाती है, उनका कालक्रम भी पूछा जाता है कि कौन पहले स्थापित हुआ, कौन बाद में स्थापित हुआ। तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा। 1947 में हमारा भारत आजाद हो जाता है, और जो छत्तीसगढ़ है वो वही पहले जो मध्य प्रांत और बरार था उसी के अंदर में ही रहता है 1947 की स्थिति में भी। इसके बाद फजल अली आयोग 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष रखा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ को भी अलग राज्य बनाया जाए, लेकिन मांग पूरी नहीं होती है। इसके बाद 1955, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1955 में क्या हुआ, रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ये रायपुर से विधायक थे, तो इन्होंने पहली बार, उस समय राजधानी कौन हुआ करती थी, नागपुर। नागपुर राजधानी हुआ करती थी, ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में, अर्थात नागपुर में, रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने पहली बार वहां पर मांग की विधानसभा में कि हमको हमारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। तो पूछा जाएगा कभी भी कि विधानसभा में किसने पहली बार मांग उठाई, तो 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसके ठीक एक वर्ष पश्चात अर्थात 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कहां पर? राजनांदगांव में। और इसके बाद सन 1967 में अपने क्या कहते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही फिर से राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ की स्थापना की थी। और इस कार्य में जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी है, इनका साथ दिया था बैरिस्टर छेदीलाल ने। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी द्वारा दो संस्थाएं स्थापित की गई थी, छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में और छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ 1967 में। दोनों कहां स्थापित की गई थी? राजनांदगांव में। स्थान भी पूछा जाता है। इसके बाद सन 1976 में ये जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है, इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? शंकर गुहा नियोगी। इसके बाद 1983 में फिर से शंकर गुहा नियोगी द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना की गई। इसके बाद 1983 में क्या हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी स्थापित की गई। किसके द्वारा? पवन दीवान द्वारा। इसके बाद 1994 में रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, और ये जो अशासकीय संकल्प है ये पारित भी हो गया। तो देखो अब कहां आ गया, मध्य प्रदेश विधानसभा। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर सन 1956 में
मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और उसमें जो है छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया। तो 1994 में रविंद्र चौबे द्वारा मध्य प्रदेश की विधानसभा में मतलब भोपाल में अशासकीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, अशासकीय प्रस्ताव 1994 में, और यह पारित भी हो गया सर्वसम्मति से। इसके बाद सन 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित प्रस्तुत किया गया। देखो पहले अशासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ था, कब? 1994 में। 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया और ये भी जो है पारित हो गया। और इसके बाद फिर सन 2000 में, जुलाई 2000 में मतलब 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रस्तुत होता है, जो कि 31 जुलाई सन 2000 को लोकसभा से पारित होता है। फिर 3 अगस्त सन 2000 को ये मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक ये कहां जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा से कब पारित हुआ था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक? तो 9 अगस्त सन 2000 को। इसके बाद फिर राष्ट्रपति महोदय इस मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक में हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन जाता है और उसके तहत फिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है। कब? 1 नवंबर सन 2000 में। मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन जरूरी है, यहां से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था? तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ को इस काल में क्या बोला जाता था, फला काल में क्या बोला जाता था। तो कुछ ऑप्शन दे रखा है, कोसल, दक्षिण कोसल, दंडकारण्य, महाकांतर। तो देखो जो कोशल है ये तो बोला जाता था गुप्त काल में बोला जाता था, दक्षिण कोसल भी बोला जाता था रामायण काल में, लेकिन ये जो दंडकारण्य महाकांतर है ना, ये बस्तर क्षेत्र को बोला जाता था अलग अलग कालों में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला आपका आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं और किन किन नामों से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ का नामकरण, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपको एक याद रखना है, वेगलर। वेगलर, देखो वेगलर ये एक यूरोपीय विद्वान था। तो ये बोलता है वेगलर कि बिहार क्षेत्र में जरासंध, एक राजा हुआ जरासंध, तो जरासंध के भय से बिहार के 36 परिवार वो जो है दक्षिण की ओर आते हैं और इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बस जाते हैं। और यही 36 परिवार, जिनको कि छत्तीसगढ़ बोला गया, बिगड़ करके हो गया छत्तीसगढ़। इसके बाद हीरालाल काव्योपाध्याय जी का कहना है कि ये जो छत्तीसगढ़ है महाभारत काल में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसी कारण इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ बोला गया और चेदीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ हो गया, इस टाइप से। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18, शिवनाथ के दक्षिण में 18, इन्हीं छत्तीसगढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया। अब अलग अलग कालों में किन नामों से जाना जाता था, तो वो देख लेते हैं। रामायण काल में इसको दक्षिण कोसल बोला जाता था, छत्तीसगढ़ को रामायण काल में, और बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य बोला जाता था। महाभारत काल में इसको चेदी बोला गया है, प्राक कोशल बोला गया है, और बस्तर क्षेत्र को कांतर बोला गया है। वहीं गुप्त काल की बात करें तो छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कोसल नरेश महेंद्र सेन को परास्त किया, और बस्तर क्षेत्र को महाकांतर लिखा गया है, महाकांतर के राजा व्याघ्रराज को परास्त किया। तो ये गुप्त काल में कोशल और महाकांतर। इसके बाद जो बस्तर क्षेत्र है इसको चक्रकोट और भ्रमरकोट भी बोला गया है, जिस समय बस्तर क्षेत्र में नागवंशीय शासक शासन करते थे। तो चक्रकोट और भ्रमरकोट आपसे पूछा जा सकता है किस क्षेत्र को बोला जाता था। वहीं अगर हम लोग बात करें मध्यकाल की, तो मुगल काल में ना इस क्षेत्र को रतनपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कलचुरियों ने रतनपुर को राजधानी बना करके शासन किया था, तो उसी के आधार पर रतनपुर के नाम से जाना जाता था। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया, महाकौशल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ी जो शब्द है, मतलब जो इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, तो खैरागढ़ के एक राजा थे लक्ष्मी निधि राय। खैरागढ़ जहां पर अपना वो है ना संगीत विश्वविद्यालय राजनांदगांव में, तो खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। उनके एक चारण कवि थे दलराम राव। तो दलराम राव ने अपनी रचना में छत्तीसगढ़
जो नाम है इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। तो ये काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा जो कवि गोपाल मिश्र थे ना, जो रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में रहा करते थे, तो गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की है और उसमें छत्तीसगढ़ कहा है इस क्षेत्र को। इसके अलावा बाबू रेवाराम जी ने विक्रम विलास में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा है। वहीं अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो जो कैप्टन ब्लंट है उसने 1795 में मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, तो इसने बिलासपुर गजेटियर में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ नाम लिखा है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतना कुछ आप लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में। अक्सर ना इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो एक और दो आपका सही उत्तर होगा। बाकी बस्तर को क्या क्या बोला जाता है ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा ना आजकल हमारे यहाँ की जो रियासतें थी, इसके अलावा कुछ फेमस जमींदारियां थी, या फिर सरगुजा क्षेत्र को क्या बोला जाता था, तो ऐसी चीजें भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। मैं आपको जो है अपने क्वेश्चन आंसर वाला जो सीरीज है उसके माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। आगे देखते हैं। अच्छा यही है ना पंचायत। अच्छा इसमें मैंने इस वाले वीडियो में ना लगभग 6 क्वेश्चन मैंने पंचायती राज से लिया हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पंचायती राज से भी क्वेश्चन लीजिए, तो मैंने यहाँ 6 क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ से 5 क्वेश्चन ना जो 2016 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उससे लिया हुआ है, और तो वहाँ से है। एक क्वेश्चन मैंने अलग से उठाया है दूसरे जगह से। तो देख लेते हैं। पंचायत राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है। तो देखो प्रश्न को आप लोग समझिएगा। ये जो प्रश्न है ना बड़े सरल होते हैं, बस हमको थोड़ा सा जो है उसको समझना होता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि पंचायत राज अधिनियम के अधीन, पंचायत राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी निर्वाचन को, मतलब कि किसी का भी निर्वाचन हो, चाहे सरपंच का हो या फिर जनपद सदस्य का हो या जिला पंचायत सदस्य का हो, जो किसके अधीन होना है, पंचायत राज अधिनियम के अधीन किसी का निर्वाचन हो, तो उसको याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। क्या मतलब कि किसी का निर्वाचन हुआ तो उसके निर्वाचन के संबंध में क्या हम प्रश्न कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि भाई सही तरीके से हुआ है या कुछ खामी तो नहीं है, इस टाइप से प्रश्न किया जा सकता है या नहीं। तो इस संदर्भ में क्या सही है, बिल्कुल प्रश्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, हाँ ये जो ग्राम पंचायत है ना, मतलब सरपंच और पंच, इनके मामले में जो अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व विभाग का होता है ना, तो उसके समक्ष हम लोग कर सकते हैं ये आवेदन। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, हाँ जो जनपद पंचायत है उसके मामले में कलेक्टर को, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, जिला पंचायत के मामले में पंचायत संचालक पंचायत को, हाँ ये भी सही है। तीनों आपका सही है। मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नगत किया जा सकता है, और तीनों जो स्तर है ग्राम पंचायत में है, मतलब कि ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 1, 2, 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा। तो देखो आप लोग सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि यदि एक मतदाता, देखो चुनाव में खड़े होने के लिए अगर किसी को निर्वाचन में खड़ा होना है, पंच बनना है, सरपंच बनना है, तो उससे पहले उसको एक मतदाता होना आवश्यक है। उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो और जो भी अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसको वो पूरी करता हो, तो एक मतदाता ही चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो एक मतदाता किसी वार्ड से, जैसे पंचायत होता है ना ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। तो कोई मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच के लिए भरता है, प्रस्तुत करता है। एक वार्ड से, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके गांव में 10 वार्ड हैं, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक वार्ड से उसने पहले पंच पद के लिए नामांकन प्रस्तुत कर दिया। इसके बाद उसको लगा कि भाई मैं दूसरे वार्ड से भी नामांकन भर देता हूं, तो वो दूसरे वार्ड में गया और वहां से भी उसने नामांकन दाखिल कर दिया। 2 वार्ड से,
पहले में एक जगह किया, फिर दूसरी बार फिर दूसरे वार्ड से किया। अब जो है उसको लगा कि भाई मैंने 2 जगह किया है, तो उसने क्या किया, पहले वार्ड से जहां से उसने नामांकन भरा था वहां से नामांकन पत्र वापस ले लिया। तो ऐसे करने से क्या उसका जो पहले वाला, मतलब उसने दूसरा वाला नामांकन पत्र वापस ले लिया, तो पहले वाला नामांकन पत्र वैध होगा या अवैध होगा, ये बताना है। तो देखिए यहां पर साफ साफ ये बोल रहा है घुमा फिरा करके, क्या एक व्यक्ति एक बार में 2 स्थानों से नामांकन भर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल भर सकता है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी थे वो तो 2-2 जगह से चुनाव लड़े थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, जैसे सांसद का हो, विधायक का हो। वैसे ही ना जो पंच का चुनाव है वो भी 2-2 जगह से लड़ सकता है। मतलब एक व्यक्ति, एक मतदाता 2 वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसको कोई एक पद ही धारण करना होगा अगर वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसे ही जो सरपंच है वो सरपंच के लिए भी लड़ सकता है और पंच के लिए भी लड़ सकता है। इसके अलावा ये लोग जो है जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं और अपने ग्राम पंचायत के लिए, साथ ही साथ जिला पंचायत के लिए भी लड़ सकते हैं। मतलब कि एक साथ एक व्यक्ति 2 स्थानों से नामांकन भर सकता है, दोनों स्थानों से वो चुनाव भी लड़ सकता है, उसके ऊपर बाकायदा वोटिंग होगी। इसके अलावा वो दोनों स्थान से जीत भी सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जीतने के बाद अगर वो दोनों स्थानों से जीत जाता है ना, तो उसको कोई एक पद छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवैध नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, ये आपका आंसर है। हाँ, अवैध नहीं होगा, ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग जो है ना इस संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो मैंने लगभग सब चीज बता दिया कि एक जो मतदाता है एक साथ 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो वार्ड पंच के लिए हो या फिर जिला पंचायत सदस्य के लिए हो। बस उसका जो है उस क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जगह जाके लड़ रहा है, बस उस क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में उसका नाम होना है। और वो अपने क्षेत्र के लिए जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सदस्य के लिए भी नामांकन दाखिल कर सकता है, एक साथ 2-2 जगह। तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही विधायक, मतलब विधानसभा के लिए भी व्यक्ति जो है 2-2 स्थानों से नामांकन भर सकता है। संसदीय चुनाव, उसमें भी ऐसे ही होता है। सांसद में जो मोदी जी एक गुजरात से लड़ रहे थे और इधर इलाहाबाद जो प्रयाग है वहां भी आके लड़ रहे थे, मां गंगा ने मुझको बुलाया है बोल रहे थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, लड़ सकता है लेकिन एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता है, ध्यान रखेंगे। बाकी सब कर सकता है, बस 2 पद वो धारण नहीं कर सकता। कोई भी एक स्थान से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? तो निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो ये बिल्कुल अटपटा टाइप का क्वेश्चन था। मतलब आपको इसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो क्या बोल रहा है कि निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है? अब इसमें ना जोड़ी मिलाने वाला काम नहीं है। यहां टोटल जो है 9 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको यह बताना है कि इनमें से ऐसे कौन कौन से पोस्ट हैं जिसके लिए जनता चुनाव करती है, जनता जो है वोट डालती है। तो कौन कौन से ऐसे पद हैं, तो देख लेते हैं। पहला है सरपंच। तो सरपंच के लिए जनता प्रत्यक्ष वोट करती है, चुनाव देती है ना, मतलब वोटिंग होती है ना सरपंच के लिए। तो जो सरपंच का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है, जबकि उप सरपंच, इसको जो पंच लोग होते हैं ना, पंच का चुनाव भी डायरेक्ट होता है, जनता द्वारा ही होता है। तो जो पंच है वही लोग अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुनते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष होता है, तो ये गलत होगा। ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब वही जो पंच हैं, जो कि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। चौथा बोल रहा है जनपद पंचायत अध्यक्ष। देखो, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है वो जनपद पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुना जाता है, तो ये भी अप्रत्यक्ष वाला है, ये भी गलत होगा। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, इसको भी अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के जो सदस्य है ना, उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, तो ये आपका सही होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, इसको भी अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इसको भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जिला पंचायत सदस्य, इसका चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। तो 4 चीज आप लोग याद रखेंगे। एक आपका सरपंच, एक आपका ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब कि पंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य। इन चारों का जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, वो प्रत्यक्ष जनता द्वारा
वोट दे करके होता है। जनता, आप लोग अगर गांव क्षेत्र में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जो है सरपंच के लिए भी वोट देते हो, पंच के लिए भी वोट देते हो, जिला पंचायत सदस्य के लिए भी वोट देते हो, जनपद सदस्य के लिए भी वोट देते हो। और बाकी जो शहर में रहते हैं नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत में, तो वो लोग किसको वोट देते हैं? एक तो अपने वार्ड का जो पार्षद होता है उसके लिए वोट करेंगे, प्लस वो महापौर के लिए वोट करेंगे। ये दो चीज के लिए होता है। तो जो गांव क्षेत्र में रहते हैं वो इसको अच्छे से जानते होंगे अगर वो ध्यान देते होंगे तो इन चारों का जो है सीधे जनता द्वारा निर्वाचन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 6 9 ये। और इसके बाद जो उप सरपंच है ना, इसका चुनाव कैसे होता है? तो ये जो पंच लोग हैं ना, जो ग्राम पंचायत के सदस्य, ये लोग आपस में अपने में से किसी व्यक्ति को जो है चुनेंगे, वोट करेंगे कि हाँ भैया मैं इसको समर्थन देता हूं, इस टाइप से। तो पंच लोग जो है ना अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुनेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, तो जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं सेम वही जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष में भी होता है कि जनपद और जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो कि सीधे जनता द्वारा चुने गए होते हैं, वो लोग अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। तो यहां पर जो है जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो किसको सीधे जनता चुनती है और किसको जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या आप प्रधानमंत्री को चुनते हो? नहीं चुनते हो। आप एक सांसद को चुनते हो और वो सांसद लोग आपस में मिलकर के किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। ठीक वही होता है आपके मुख्यमंत्री के लिए भी। क्या आप मुख्यमंत्री को वोट करते हो? नहीं करते हो ना। आप तो विधायकों को वोट करते हो। हमारा जो छत्तीसगढ़ है 90 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगर उसमें एक एंग्लो इंडियन को जोड़ दिया जाए तो 91। तो इन 90 विधायकों को हम लोग जो है सीधे वोट दे करके विधानसभा में भेजते हैं। और ये जो 90 विधायक हैं, जिस भी दल को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, वो लोग फिर अपने में से किसी एक विधायक को मुख्यमंत्री के लिए चुनते हैं। तो वो जो मुख्यमंत्री है, क्या वो सीधे जनता द्वारा चुना जा रहा है? नहीं, वो जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। 1 3 6 9 आपका आंसर हो जाएगा। 1 3 6 9 ये रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे देवे तो क्या होगा? सरपंच अगर अपने पद से त्यागपत्र दे देगा तो क्या होगा? देख लेते हैं ऑप्शन। तो पहला बोल रहा है उप सरपंच शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा। नहीं, उप सरपंच ये जो है सरपंच के रूप में काम नहीं करेगा। दूसरा बोल रहा है प्रभारी सरपंच की नियुक्ति होगी। नहीं, प्रभारी सरपंच की भी नियुक्ति नहीं होगी। स्थानापन्न सरपंच पंचों द्वारा चुना जाएगा। ये बिल्कुल सही है। आखिरी वाला भी देख लेते हैं, मजेदार है। पंचायत गिर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पंचायत नहीं गिरती है। जैसे प्रधानमंत्री जब इस्तीफा दे देता है तो उसका मंत्रिमंडल गिर जाता है ना, लेकिन यहां वैसा कुछ नहीं होता है। तो पंचायत नहीं गिरेगी, वो पंचायत के जो सदस्य हैं वो लोग बने रहेंगे। तो क्या होता है, अगर पंचायत का जो सरपंच है अगर वो त्याग पत्र दे देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो, पंचायत सरपंच का पद अगर रिक्त हो किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में पंचों द्वारा स्थानापन्न सरपंच चुना जाता है। अपने में से वो किसी एक पंच को स्थानापन्न सरपंच के रूप में चुनते हैं। ध्यान रखेंगे, पंच जो है आपस में किसी एक को अपने में से, वो भी कोई पंच होगा तो उसको जो है स्थानापन्न पंच नियुक्त किया जाएगा, चुना जाएगा। और ये जो स्थानापन्न सरपंच है नए सरपंच चुने जाने तक सरपंच के रूप में काम करता रहेगा। और जो नया सरपंच है उसका चुनाव कब तक होना अनिवार्य है? 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और अगर किसी कारणवश 6 महीने के अंदर नहीं हो पाता है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी सरपंच का चुनाव नहीं हो पाता है तो यही स्थानापन्न सरपंच उस पंचायत के पूरे कार्यकाल तक सरपंच का काम करता रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को, स्थानापन्न सरपंच। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माफी चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन है सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है? तो सम्मेलन जो भी ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, इनका सम्मेलन होता है ना, तो सम्मेलन के संबंध में क्या सही नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए,
पहला दिया हुआ है ग्राम पंचायत में गण पूर्ति 1/3 होना चाहिए। ग्राम पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत में ना 1/3 नहीं होना है, 1/2 होना है, 50% होना है। जनपद पंचायत में गण पूर्ति 1/3 होना है, हाँ ये सही है। जनपद पंचायत में, जिला पंचायत में गण पूर्ति 1/3, ये भी सही है। ग्राम पंचायत, ये फिर से आगे का रिपीट हो गया, ये गलत है, ये आपका सही है। ये जो है ये गलत है, ये सही है। एक मिनट, ग्राम, हाँ ठीक ठीक ठीक, माफ़ी चाहूँगा, ये सही है आपका। ग्राम पंचायत में गण पूर्ति 1/2 होना चाहिए, ये गलत है जिला पंचायत वाला। तो जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या होना है, अगर मीटिंग होनी है, इनका कोई भी सम्मेलन होना है, तो जितने सदस्य हैं ग्राम पंचायत के, पंच सरपंच, तो उनमें से आधे सदस्यों का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है, तभी इनका जो है सम्मेलन शुरू होगा ग्राम पंचायत के मामले में 1/2। वहीं अगर हम लोग बात करें जिला पंचायत और जनपद पंचायत, तो यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है, तब जाकर के सम्मेलन शुरू होगा। अच्छा, जो गण पूर्ति है ना, इसको कोरम भी बोला जाता है, कोरम, और कई बार प्रश्न में ना कोरम दे देगा गण पूर्ति के स्थान पर, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, गण पूर्ति न होने पर, मान लो गण पूर्ति जो है पूरा नहीं हो पाया, पूरे सदस्य नहीं आए जितना चाहिए थे, तो जो सरपंच है, अगर ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच और जनपद और जिला पंचायत के मामले में अध्यक्ष है, ये जो है बैठक को स्थगित कर देगा कि भाई अपना जो कोरम है वो पूरा नहीं हो सका, और वो फिर अगली तिथि विथि वो लोग डिसाइड करेंगे। तो कौन स्थगित करेगा, तो सरपंच और जिला पंचायत जनपद पंचायत में अध्यक्ष। इसके बाद जो बैठक स्थगित हुई ना, और इसके बाद अगला जो बैठक होता है, स्थगन के बाद जो अगला जो बैठक होगा, उसमें अगर गण पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो भी बैठक होगा ही होगा। देखिए समझिए कि मान लो किसी कारणवश बैठक बुलाया गया, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, लेकिन जो इनका कोरम है वो पूरा नहीं हो सका, तो सरपंच या फिर अध्यक्ष, इन लोगों ने क्या बोला कि भाई कोरम पूरा नहीं हो रहा है, हम लोग जो है बैठक स्थगित कर रहे हैं। अब बैठक स्थगित हो गया और उसके कुछ दिनों बाद फिर से बैठक बुलाया गया, और किसी कारणवश इस बार भी बैठक में कोरम पूर्ति नहीं हो पाई, तो इस बार जो है बैठक स्थगित नहीं होगा, बैठक जो है चलेगा, बैठक चलेगा, लेकिन इस बैठक में कोई नया विषय पर चर्चा नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, स्थगन के बाद जो भी बैठक होता है और उसमें अगर गण पूर्ति नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है, और ना कोरम की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखेंगे, स्थगन के बाद जो बैठक होगी ना उसमें कोरम की आवश्यकता ही नहीं होती। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं यहां मिस्टेक कर रहा था। स्थगन के बाद जो बैठक होगी ना, स्थगन के बाद, तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। अगर पंचायत की बात करें तो आधे सदस्य न भी आए हों स्थगन के बाद वाले बैठक में, तो बैठक शुरू हो जाएगी। तो स्थगन के बाद वाले बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन किसी नए विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। और ये तीनों के लिए एक जैसा नियम है, ध्यान रखेंगे, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, स्थगन के बाद वाले बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और किसी नए विषय पर चर्चा भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, निर्धारित तिथि के अलावा अगर सदस्य, मतलब कि निर्धारित तिथियां होती है इनके बैठक की, अगर इन निर्धारित तिथियों के अलावा आधे से अधिक सदस्य अगर चाहते हैं कि बैठक होना है और वो लोग जो है लिखित में आवेदन करते हैं, तो 7 दिन के अंदर बैठक करना आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के अनिवार्य सम्मेलन निम्न तिथियों में आयोजित होना अनिवार्य है। अब बात कर रहा है ग्राम सभा के विषय में। देखो, ग्राम सभा जो है ये आपका बिल्कुल गांव लेवल में होता है, और कुछ ग्राम सभा मिल करके एक ग्राम पंचायत बनते हैं। मान लीजिए कि छोटे छोटे गांव है, ये एक गांव हो गया, ये एक गांव हो गया, छोटे छोटे गांव हैं, और इन 4 गांवों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो ग्राम जो गांव है उसमें क्या होगा, ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो गांव का वह हर व्यक्ति जिसका कि मतदाता सूची में नाम हो, 18 वर्ष से उसकी अधिक आयु हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होगा, ध्यान रखेंगे। तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं ना, वो साल में 6 बार होनी अनिवार्य है, 6 बार होनी अनिवार्य है। तो कब कब होनी है वो आपको बताना है, कि आयोजित होना अनिवार्य है तो तिथि आपको बताना है। टोटल कितना होता है, 6 होता है, ध्यान रखेंगे 6 होता है। और इसका जो है डेट भी जो है बिल्कुल दिया हुआ है कि इस तारीख को होना है। तो
पहला तो 23 जनवरी गणतंत्र दिवस के ठीक 3 दिन पहले 23 जनवरी को। दूसरा 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या होता है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, तो इस दिन भी ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। उसके बाद 21 जून, 21 जून दिया हुआ है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन 21 जून को ना ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है। उसके बाद है 20 अगस्त, 20 अगस्त को भी होना अनिवार्य है। इसके बाद 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, इसमें भी होना अनिवार्य है। उसके बाद 14 नवंबर, 14 नवंबर क्या है, 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। इस दिन मतलब बाल दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन भी बैठक नहीं होता है। तो ये 4 तिथियां आप लोगों को याद रखना है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। अब मैंने बोला कि साल में 6 सम्मेलन होना आवश्यक है, तो बाकी के 2 कब होंगे, तो देखिए बाकी के जो 2 होंगे ना वो जून महीने में किसी दिन और नवंबर महीने में किसी दिन। हो सकता है वो 21 जून में भी हो सकता है वो 14 नवंबर में भी हो, लेकिन यहां पर मैंने एग्जैक्ट डेट लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों आपके आंसर नहीं होंगे। बाकी जून और नवंबर में ये जो है तय करेंगे कि किस दिन हमको करना है, तो जून और नवंबर में किसी भी तारीख को डिसाइड करके सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। बाकी जो 4 है वो बिल्कुल फिक्स है, उस दिन ग्राम सभा की बैठक होना ही होना है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 4 जो है इंपॉर्टेंट डेट और 2 महीने जून और नवंबर पूछा जाता है। और हमारा जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें तो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक पूछ देता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर था ना उसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और सब ऐसे ही लंबे लंबे वाले क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ग्राम सभा की बैठक कब होनी है, कहां होनी है, किस तरह होनी है, इसकी सूचना कौन देगा, तो इसकी सूचना देने का जो काम है, दायित्व है, वो सरपंच के ऊपर है। सरपंच जो है ये सूचना प्रेषित करेगा। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच का काम होगा। अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित है तो ऐसे में गांव का जो सचिव है, गांव का जो सेक्रेटरी है, वो फिर इसकी सूचना देगा ग्राम सभा को। ग्राम सभा की जो बैठक है प्रत्येक 3 माह में एक बार होना आवश्यक है। तो देखो, एक तो आपका 23 जनवरी को हो रहा है, उसके बाद लगभग 3 महीने बाद ही 14 अप्रैल को, फिर अप्रैल के बाद जून में लगभग 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद अगस्त में 20 अगस्त, फिर 2 अक्टूबर, लगभग 3-3 महीने का अंतर होना अनिवार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 6 आवश्यक होना ही होना है, ये मतलब होना ही होना है, 6 होना ही होना है। इसके अलावा अगर मान लो कि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, देखो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं ना उसको कोई चुनता नहीं है, ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा के सदस्यों को कोई चुनता नहीं है। उनके पास मतदाता मतलब उनका जो नाम है उनके गांव की मतदाता सूची में अगर जुड़ गया तो समझो वो ग्राम सभा के सदस्य हो गए। एक प्रकार से गांव का हर वयस्क व्यक्ति वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, कोई उनको चुनता नहीं है। उनका जो वोटर आईडी है वही उनकी ग्राम सभा की सदस्यता का एक प्रमाण है। तो ग्राम सभा के सदस्य अगर चाहते हैं कि भाई कोई मीटिंग बुलाई जाए, किसी विषय पर चर्चा करना है, कुछ करना है, तो 1/3 सदस्य ग्राम सभा के अगर लिखित में मांग करते हैं तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक होना आवश्यक है। वहीं मैंने जो बताया था ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अगर उसमें मीटिंग बुलाना है तो आधे से अधिक सदस्य वो लिखित में आवेदन करेंगे तो 7 दिन के अंदर बैठक करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे सबसे नीचे होगा आपका ग्राम सभा। ग्राम सभा कुछ ग्राम सभाओं से मिलकर के बनेगा ग्राम पंचायत, जिसमें आपके सरपंच, पंच ये लोग होते हैं। उसके ऊपर होगा जनपद पंचायत, उसके ऊपर होगा जिला पंचायत। तो ये आपको जो क्रम है ध्यान में रखना होगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जो कि पंचायत से नहीं है, अगला क्वेश्चन अच्छा आपको यहां पर आंसर क्या था, तो सभी तिथियों को होना आवश्यक है, मतलब ये इसमें नहीं होगा ना, 21 जून और 14 नवंबर इसमें नहीं होगा, बाकी 4 में होगा। तो इसका कूट मैंने नहीं बनाया है, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक आधार पर छत्तीसगढ़ निम्न भागों में विभक्त है। तो भौतिक आधार पर हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना 4 भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, मतलब कि चारों आपका सही है, 1, 2, 3, 4 आपका सही है। थोड़ा थोड़ा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार कहां पर है ये, तो उत्तरी छत्तीसगढ़, इसमें जो सरगुजा संभाग के 4 जिले इसके अंतर्गत आएंगे विशेषतः। एक तो आपका कोरिया जिला पूरा का पूरा, सूरजपुर पूरा का पूरा, इसके बाद बलरामपुर, सरगुजा, ये भी इस पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो है
रिहंद नदी। इसके अलावा यहीं से आपकी हसदेव नदी का भी उद्गम हुआ है। और यहाँ पर कौन सा चट्टान सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो गोंडवाना शैल समूह, जो कि कोयले के लिए बड़ा विख्यात है। तो इस क्षेत्र में कोयला बहुत ज्यादा मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करें जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि जसपुर जिला पूरा और थोड़ा सा जो है सरगुजा वाला भाग, थोड़ा सा बलरामपुर वाला भाग को भी ये कवर करता है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहां पर दक्कन ट्रैप, ये आपका शैल समूह पाया जाता है, दक्कन ट्रैप। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो पूरा का पूरा जो मध्य छत्तीसगढ़ है ना, जिसके अंतर्गत आपका पूरा रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, ये सब आता है, तो उसमें पूरा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाएगा। और इसमें आपका जो शैल समूह है वो है कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह जो कि चूना पत्थर के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। और छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस तरफ है, तो पूर्व दिशा में है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी और उसकी सहायक नदियां, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दंडकारण्य का पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात पूरा बस्तर संभाग इसमें आता है। और इसकी जो प्रमुख नदी है वो है इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। और जो दंडकारण्य के पठार में जो नदियां प्रवाहित होती है ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और यहाँ पर कौन सा शैल समूह पाया जाता है, धारवाड़ शैल समूह, जो कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, महानदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है। तो महानदी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है, तो ये किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है। तो देख लेते हैं धमतरी जिले से। भाई ये तो धमतरी जिले से निकलती है ना, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। कांकेर जिला जो कि बस्तर संभाग का एक जिला है, तो जो महानदी है ये सिहावा पर्वत से निकलने के पश्चात थोड़ा सा धमतरी में प्रवाहित होती है और कांकेर जिले में प्रवेश करती है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद बालोद जो कि कांकेर और धमतरी से लगा हुआ है, तो जो महानदी है वो धमतरी से निकल करके कांकेर में जाती है और उसके बाद थोड़ा सा बालोद जिला में भी प्रवाहित होती है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद बोल रहा है दुर्ग जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, तो ये दुर्ग में नहीं जाती है। और कोंडागांव तो भाई कांकेर के भी नीचे है, तो यहां भी नहीं बहती है। तो क्या पूछ रहा था, प्रवाहित नहीं होती है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, दुर्ग और कोंडागांव। हम लोग बात कर लेते हैं, तो 4-5 आपका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग बात कर लेते हैं महानदी के विषय में कि महानदी और किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। तो धमतरी के सिहावा पर्वत से निकली, कांकेर में घुसी, फिर बालोद, फिर वापस से ये धमतरी जिले में जाएगी। इसके बाद ये जो है गरियाबंद, रायपुर जिले और महासमुंद जिले से होते हुए कहाँ जाएगी, बलौदा बाजार के बीचों बीच से प्रवाहित होते हुए ये रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। और रायगढ़ जिले से ये जो है अपना जो दिशा है ये बदल लेगी। ये किस तरफ बहना शुरू हो जाएगी, फिर अब पूर्व, अभी तक ये उत्तर की ओर बह रही थी, अब जो है ये पूर्व की तरफ बहना शुरू करेगी। और फिर रायगढ़ के पश्चात ये रायगढ़ नहीं, माफी चाहूंगा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार से ये जांजगीर चांपा में प्रवेश करेगी। और जांजगीर चांपा में ही ये जो है पूर्व की तरफ बहना शुरू करेगी और रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। और रायगढ़ जिले के बाद ये फिर जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को पार करके कहां चल देगी, उड़ीसा में, और फिर अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूं बोलने में। तो जो महानदी है ये टोटल 9 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और 4 संभाग से भी। देखो सबसे पहले तो आपका धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से निकलती है, दूसरा कांकेर जिला, तीसरा आपका बालोद जिला, फिर से एक बार धमतरी जिला। तो 3 जिले हुए हैं अभी तक। उसके बाद गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, इसके बाद बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़ जिला। तो टोटल 9 जिलों से प्रवाहित होती है महानदी। जिलों के नाम आप लोग याद रखेंगे। संभाग अगर आप लोग देखें तो एक तो आपका रायपुर संभाग के 5 जिलों से होकर ये बहती है, बस्तर संभाग का कांकेर जिला, दुर्ग संभाग का बालोद जिला और बिलासपुर संभाग के 2 जिले, एक तो आपका जांजगीर चांपा, दूसरा रायगढ़ जिला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महानदी की सहायक नदियां देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो जो महानदी की सहायक नदियां है ना, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो कौन सी नदी महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है, कौन सी दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी, ऐसे पूछा जाता है। पहले हम लोग उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली नदी है शिवनाथ नदी, ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद है हसदो नदी, हसदो के बाद बोरई नदी, बोरई के बाद मांड नदी, मांड के बाद केलो नदी, केलो के बाद
ईब नदी। बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में दूध नदी जो कांकेर से निकलती है ना, दूध नदी। उसके बाद सिलियारी नदी, उसके बाद पैरी नदी, उसके बाद सोंढूर नदी, उसके बाद सूखा नदी, उसके बाद जोंक नदी। तो ये जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। तो ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहां पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और मेरे द्वारा जो भी आंसर दिया गया, जो भी तथ्य मैंने प्रस्तुत किए हैं, अगर उसमें आपको जरा सा भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, सुधार सकूं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।